लेट्स माइक बयानबाजी। लेट्स माइक बयानबाजी। आइए जानते हैं कुछ उन बयानों के बारे में जिनका पड़ता है देश और दुनिया की घटनाओं पर गहरा असर। सबसे पहले बात माओवाद की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया है कि देश माओवाद और आतंकवाद से मुक्त होगा। एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में मोदी ने पिछली कांग्रेस सरकार पर अर्बन नक्सल को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया। और मैं आज देशवासियों को, एनडीटीवी के दर्शकों को विश्वास दिलाता हूं, वो दिन दूर नहीं जब देश नक्सलवाद से, माओवादी आतंक से पूरी तरह मुक्त होगा। और ये भी मोदी की गारंटी है। उधर पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा ने बीजेपी पर वोट चुराकर सरकार बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस फिरका परस्ती और धर्म की राजनीति नहीं करती, कांग्रेस सबको साथ लेकर चलती है। कांग्रेस को सुखाने वाले मर गए। मोदी जी भी ये कहते थे कि कांग्रेस ये भारत मुक्त कांग्रेस हो जाएगा। ऐसा नहीं हुआ। अगली बार भगवान कृपा करेगा, वोट चोरी के माध्यम से ये लोग आए हैं। कांग्रेस एक तो फिरका परस्ती की राजनीति नहीं करती, धर्म की राजनीति नहीं करती। कांग्रेस देश के सब लोगों को साथ लेके चलती है, इकट्ठा चलती है, देश की बात करती है। ना हम सूखे, ना हमारे को कोई सुखा सकता है। भगवान ना सुखाए। मान साहब कौन होते हैं हमें सुखाने वाले? और अब मान साहब के चुटकुले कोई नहीं सुनता है। ये मान साहब के वो कुल्फी अब गर्मा गर्म अब ठंडी हो गई है, गिर गई है। कोई सुनने वाला नहीं, ना गर्मा गर्म सुनता है, ना कोई नरमा नरम सुनता है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम में दावा किया कि यूपी में पहले दीपावली मिलन समारोह नहीं होते थे। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर एक दिशा में सोचें, हमारा एक स्वर, एक संस्कृति है, तो एक संकल्प और एक सोच भी होनी चाहिए। हम लोगों ने बचपन में ईद मिलन के कार्यक्रम तो देखे थे, लेकिन होली मिलन या फिर इस प्रकार के मिलन के कार्यक्रमों को कभी नहीं देखा था। आपने देखा होगा 2014 के पहले देश में और 2017 के पहले प्रदेश में भी मुख्यमंत्री कार्यालय रहा, मुख्यमंत्री आवास रहा हो या राजभवन रहे हो, इन सब में मिलन के कार्यक्रम का मतलब ईद मिलन का कार्यक्रम होता था या रोजा अफ्तार की पार्टियां हुआ करती थी। कभी मिलन के कार्यक्रम सनातन धर्म की इन विरासत से जुड़े हुए विशिष्ट आयोजनों के साथ हो सके, ये कभी नहीं होता था। लेकिन होली मिलन के समारोह के बाद अब दीपावली परिवार मिलन का एक कार्यक्रम अत्यंत प्रासंगिक है। और वह तब प्रासंगिक है जब एक तरफ इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हम सब के सामने विकसित भारत का एक संकल्प, शताब्दी संकल्प देते हैं। विकसित होने के लिए सुरक्षा भी चाहिए, समृद्धि भी चाहिए, आत्मनिर्भरता भी चाहिए, और इन सब के लिए जो भाव चाहिए वह सामाजिक एकता का चाहिए। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के एसआईआर पर दिए गए बयान को केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने राजनीतिक रंग देने की कोशिश बताया। उन्होंने कहा कि अगर ममता बनर्जी एसआईआर नहीं चाहती हैं तो वे सीधे चुनाव आयोग से बात कर सकती हैं, लेकिन बार बार इस तरह के बयान देना दर्शाता है कि टीएमसी डर गई है। एसआईआर नहीं होने देंगे, वोटर लिस्ट को देखिए, अगर एसआईआर वो नहीं चाहते हैं तो इलेक्शन कमीशन की बात करें। एसआईआर बीजेपी का कोई चीज नहीं है, इलेक्शन कमीशन का काम है।
और इलेक्शन कमीशन एसआईआर करा रही है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिहार में भी एक भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई जुलूस नहीं निकला, कुछ नहीं निकला। टीएमसी डर रही है, इसी के कारण बार बार ऐसा कह रही है। मुख्यमंत्री बोल रही है कि जो मैं बहिरागा तो बोला हूँ, किसी बाहर के आदमी को बहिरागा तो नहीं कहा, मैंने किसी पार्टी को कहा। देखिए, ममता बनर्जी कवर अप करने के लिए बोल रही है। उन्होंने बाहर के लोगों ने यानी नॉन बंगाली स्पीकिंग पीपल को टारगेट करके बताया है, और मुझे लगता है कि आगे आने वाले इलेक्शन में भवानीपुर की नॉन बंगाली स्पीकिंग जनता ममता बनर्जी को उचित शिक्षा देगी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जनता से किए वादों पर पूरी तरह कायम रहने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने 5 साल का कार्यक्रम तय किया है और कार्यकाल पूरा होने पर जनता के सामने अपना हिसाब पेश करेगी। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जनता ही हमारा मूल्यांकन करेगी। हम भी चाहते हैं कि और हो। ऐसा नहीं है कि ये इस हुकूमत का आखिरी साल है। दरअसल हुकूमत का पहला साल अब मुकम्मल हो गया है, 4 साल बाकी हैं। इंशाल्लाह जो काम हमने किए हैं वो लोगों के सामने हैं। जो वादे हमने लोगों के साथ किए हैं, हम उन वादों पर कायम हैं। और मैंने पहले दिन से कहा, आप हमें हफ्ता, महीना, 6 महीने, साल इसमें मत तोलिए। हमने 5 साल का एजेंडा लोगों के सामने रखा है। 5 साल के बाद हम अपना हिसाब किताब लोगों के सामने रखेंगे और लोग अपना फैसला उस वक्त सुनाएंगे। उमर साहब, महबूब मुफ्ती ने कंडीशनल सपोर्ट रखा है राज्यसभा इलेक्शंस के लिए, क्या कुछ मैंने उसका जवाब जम्मू में दिया। आज सुबह कुलगाम में भी मैंने उसके हवाले से बात की। बिल, कोई भी बिल स्पीकर साहब की मंजूरी के बाद हाउस में पेश हो, कोई ऐसा बिल जिससे कि जम्मू कश्मीर के आवाम को फ़ायदा होगा, मेरी हुकूमत कम से कम उसमें कोई रुकावट नहीं बनेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया है कि बिहार में एनडीए मजबूती के साथ जीत दर्ज करेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में विकास का जो काम हुआ है उस पर जनता भरोसा करती है। उन्होंने महागठबंधन को लालची बताया। देखिए, बिहार एनडीए के साथ है। बिहार पर मोदी जी का और मोदी जी पर बिहार का बहुत प्यार है। मोदी जी और नीतीश जी, इनका जादू बिहार पर चल रहा है। और ये जो हमारा एनडीए है, चिराग पासवान जी है, मांझी जी है, उपेंद्र कुशवाहा जी है, ये सब मिलकर एक बहुत अच्छी जीत बिहार में दर्ज करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं भी बेगूसराय से आ रहा हूं और वहां पर भी हर जगह केवल एनडीए की बात चल रही है। देवेंद्र जी, महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, सीट सब बटा नहीं, सिंबल लेकर लोग नामांकन कर रहे हैं और सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। देखिए, आप सभी लोग जानते हो कि ये महाठग बंधन है। जनता को भी ठगता है, अपने पार्टनर्स को भी ठगता है और एक दूसरे को ठगने का काम चल रहा है। ये कुछ भी कर ले, ऊपर से कितना भी दिखाए, तब भी अंदर से ये एक नहीं हो सकते, क्योंकि सारे के सारे केवल सत्ता के लालची है। इनको बिहार से कोई लेन देन नहीं है, इनको केवल सत्ता से लेन देन है। इसलिए ये न साथ आ पाएंगे न साथ लड़ पाएंगे। मैं आपको दावे से कहता हूं, इनकी बुरी हार होने वाली है। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए पटना पहुंचे गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने भी दावा किया कि एनडीए का प्रचार अभियान बहुत अच्छा चल रहा है। सावंत ने कहा कि बिहार में एक बार फिर एनडीए के नेतृत्व में डबल इंजन वाली सरकार देखने को मिलेगी। गया और ईमानगंज 2 कैंडिडेट के नॉमिनेशन फाइलिंग की सभा मैंने अटेंड किए। एनडीए का प्रचार बहुत ही अच्छा चल रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि एनडीए फिर एक बार बिहार में डबल इंजन की सरकार आ रही है। जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत 2047 का सपना विकसित बिहार 2047 तक साकार हो जाएगा और बिहार वासी
फिर एक बार यहाँ पे एनडीए को वोट देके बड़ी बहुमतों से यानी यहाँ पे डबल इंजन की सरकार आएगी। बस महागठबंधन के कुछ सीटों पर वीआईपी ने अपने ही कैंडिडेट उतार दिए। अभी महागठबंधन को क्या कहूँ, क्योंकि उनके बीच में जितना सारा झगड़ा है उसके बारे में न कहा तो भी अच्छा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर रवांडा और कांगो, भारत और पाकिस्तान और इजराइल, गाजा सहित 8 युद्ध रुकवाने का दावा किया। ट्रंप ने कहा, मैंने लाखों लोगों की जान बचाई। ट्रंप ने यह भी कहा कि अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो हालात हैं उसे भी मैं आसानी से सुलझा सकता हूं। Down as the peacemaker, no doubt, and you will resolve this war. Well, you know, we resolved 8 others. It's funny how people say that. If you get this one, every time I do one, they forget about that one. I solved 8 wars. Go to Rwanda and the Congo. Talk about India and Pakistan. Look at Thailand. Look at all of the wars that we solved. And every time I solve one, they say, if you solve the next one, you're going to get the Nobel Prize. I didn't get a Nobel Prize. Somebody got it who's a very nice woman. Very nice. I don't know who she is, but she was very generous. So I don't care about all that stuff. I just care about saving lives. But this will be number 9. But every time I solve one, they said, sir, if you solve one more, you're going to be known as a peacekeeper. So to the best of my knowledge, we've never had a president that solved one war. Not one war. Bush started a war. A lot of them start wars, but they don't solve the wars. They don't settle them. And especially when when they have nothing to do with us. I saw almost, I guess, just about all of these wars had nothing to do with us. But I saved tens of millions of lives. The Prime Minister of Pakistan said, I saved millions of lives in interceding on Pakistan, and you look at Pakistan and India as an example. That would have been a bad one, 2 nuclear nations, right? So I say this, this is pretty much the last one, although I do understand that Pakistan attacked, or there is an attack going on with Afghanistan. That's an easy one for me to solve if I have to solve it. In the meantime, I have to run the USA, but I love solving wars. You know why? I like stopping people. ट्रंप ने एक बार फिर भारत से रूस से तेल नहीं खरीदने का दावा किया। उन्होंने वॉशिंगटन में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ एक वार्ता के दौरान पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भारत ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वो अब रशिया से तेल इंपोर्ट नहीं करेगा। ये यूक्रेन के समर्थन और वैश्विक स्थिरता के लिए एक बड़ा कदम है। Well, India is not going to be buying Russian oil anymore. And Hungary is sort of stuck because they have one pipeline that's been there for years and years and years, and they're inland. They don't have sea. They don't have sea. And I spoke with the very great leader of Hungary, and they are, you know, it's very hard for them to get oil. I understand it. Hungary's in a very interesting position because they can't have ports. You know, they're surrounded by land. So we'll see what happens there. But India will not be buying oil from Russia. And they've already de-escalated, and they've more or less stopped. They're pulling back. They bought about 38% of the oil, and they won't be doing it anymore. ओडिशा के डीजीपी वाई.बी. खुरानिया ने 1 महीने का साइबर सिक्योरिटी कैंपेन शुरू करने का ऐलान किया है। इसके तहत पूरे राज्य में 16 रथ जागरूकता फैलाएंगे। खुरानिया ने कहा कि साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे कई लोग आर्थिक नुकसान, उत्पीड़न और दूसरे रूप में प्रभावित हो रहे हैं। Odisha Police is going to launch a month-long cyber safety campaign from 17th October. 16 chariots have been prepared, which will be moving throughout the state, spreading the message on cyber safety. What all of us are seeing, that cyber crime is spreading at a very fast pace. Large number of people are becoming victim, and it is happening in many ways. People are losing money, people are being harassed,
and people are becoming victim in many different ways. And it is observed that most of this crime is happening because of lack of awareness among people. So the effort of Odisha police in this month will be to make as many people aware of the cyber crime and how to save themselves from becoming victim of such crime. So that will be our effort. And it is a multi-agency effort. We have tried to rope in many departments of the government, many NGOs who will be working with us in course of this month. And we'll try our best to take this message on cyber safety to as many people as possible. Sir, real comparison and all among the generation. Yeah, during this campaign we will try to touch all strata of the society, starting from the school children, so that they are made aware at a very nascent stage regarding. ये थे आज के कुछ अहम बयान। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।